हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, मैंने अपने लाइव सेशन में जो कि हमने लास्ट किया था उसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि आप सभी में से कितनों को ये पता है कि जो बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी सीएसआईआर नेट दे सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात नहीं पता है कि सीएसआईआर नेट जो है वो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के स्टूडेंट भी या दे सकते हैं। जनरली कोई भी बीएससी ऑनर्स का जो स्टूडेंट होगा वो दे सकते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी जो होती है और क्या आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या ये आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी की तरह होगा, फिर आपका सिलेबस में कोई डिफरेंस है क्या, मतलब आईआईटी जैम, जेस्ट, गेट या इन सब में से कोई सिमिलैरिटी है या कोई डिफरेंट सिलेबस होता है। फिर अंत में हम बात करेंगे कि आपकी जो बुक्स तो है ही, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता ही दूंगा। फिर इसका यूजफुल क्या होगा, यानी आप लोग दे भी देंगे, यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो बीएससी ऑनर्स फाइनल ईयर के हैं आप दे देंगे तो आपको क्या, उसका फायदा क्या होने वाला है, आपको कहाँ यूज होगा वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी। देखिए, मैं आपको सीएसआईआर नेट के बारे में पूरा बता देता हूँ। सेंट्रलाइज्ड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर दो टाइप्स की चीजें होती हैं, दो इसके कंपोनेंट होते हैं। एक होता है जेआरएफ और एक होता है लेक्चरशिप। अभी तक यानी 2020 तक क्या होता था कि अगर कोई एमएससी कर ले, एमए कर ले या एमकॉम कर ले और साथ ही साथ उसके पास नेट का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है कि मैंने क्वालिफाई किया हुआ है इनमें से किस कैटेगरी पे। जैसे अगर कोई लेक्चरशिप का क्वालिफिकेशन कर लेता है और मास्टर्स की डिग्री भी है उसके पास, तो वो किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होता था। ठीक है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 2017 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था कि अब ये स्क्रैप हो गया है, अब ये खत्म हो गया है। नेट के साथ साथ अब पीएचडी कंपलसरी हो गई है जो भी किसी भी कॉलेज में पढ़ाना चाहता है। ये कब से स्टार्ट होने वाला है, ये 2021 से स्टार्ट होने वाला है। आप सभी के लिए न्यू ईयर गिफ्ट है। ठीक है, तो अब आप मास्टर्स ही नहीं, आपको पीएचडी कंपलसरी कर दिया गया है। अब मास्टर्स के बाद कोई पढ़ा नहीं पाएगा किसी भी कॉलेज में। सो बेसिकली अगर आप लेक्चरशिप करते हो तो आपका एमएससी नहीं, आपको पीएचडी करनी ही पड़ेगी, तभी आप किसी कॉलेज में पढ़ा पाओगे, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा पाओगे। लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है जेआरएफ, वो क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट पीएचडी के दौरान पीएचडी करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है तो उसको फेलोशिप जो मिलेगी वो जेआरएफ के थ्रू मिलेगी। या अगर वो पीएचडी ज्वाइन नहीं भी करता है, किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करता है, किसी जैसे एमएससी कर लिया है और वो एज अ प्रोजेक्ट फेलो ज्वाइन करता है किसी इंस्टीट्यूट को, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं बीच बीच में, जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गया या आईएससीआर हो गया या आईएएससी हो गया, ये लोग बीच बीच में 6 महीने के प्रोजेक्ट के लिए एमएससी स्टूडेंट्स को जो है कॉल करते हैं। लेकिन जनरली वो बोलते क्या है कि आपने नेट क्वालिफाई किया होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप जितने भी महीने आप प्रोजेक्ट करोगे उस मंथ के दौरान आपको जेआरएफ मिलती रहेगी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, अगर नहीं, अगर आप एक कंप्लीट फुल फ्लैश पीएचडी में ज्वाइन करते हो तो भी आपको जेआरएफ मिलेगी आपके 5 इयर्स टेन्योर के दौरान। ठीक है, तो ये चीजें हैं, दो कंपोनेंट जो होती हैं, एक होता है जेआरएफ और एक होता है लेक्चरशिप। मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। जेआरएफ इज जनरली फॉर दी योर प्रोजेक्ट वर्क, योर पीएचडी वर्क, जब आप किसी इंस्टीट्यूट में इनरोल होते हो। और लेक्चरशिप का मतलब होता है अगर आपने एमएससी, अब तो एमएससी की बात छोड़ दीजिए, अब आपको पीएचडी के बाद अगर आप कहीं पे पढ़ाना चाहते हो तो आपको जेआरएफ नेट का जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही जरूरी हो गया है। ठीक है, लेकिन क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर दो कंपोनेंट हो रहे हैं और जनरली टीचिंग के लिए नेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, तो ये एक पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है इंडिया में, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो इससे पहले कि आप इस एग्जाम के बारे में और कुछ जाने और भी कुछ आप इसको सर्च करें इंटरनेट पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, कि कौन कौन स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। तो सबसे पहली बात, कोई भी स्टूडेंट अगर इंटीग्रेटेड एमएससी, क्योंकि जनरली ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो कि अंडर ग्रेड है, ठीक है, जो कि बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, या सेकेंड ईयर है, मैं फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में, जो भी स्टूडेंट इंटीग्रेटेड एमएससी कर रहा है और वो अपने 4th ईयर में है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट, इंटीग्रेटेड एमएससी कितने का होता है, 5 इयर्स का होता है। जो भी स्टूडेंट, अगर ये वीडियो यहाँ पर अगर मेरे कोई सब्सक्राइबर्स या कोई स्टूडेंट जो एनआईटी में इंटीग्रेटेड एमएससी कर रहे हैं, आईआईटी में इंटीग्रेटेड एमएससी कर रहे हैं, या किसी और इंस्टीट्यूट में इंटीग्रेटेड एमएससी कर रहे हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में क्या है 5 ईयर एमएससी होती है उसमें, और वो 4th ईयर में अपने इस मतलब अब वो 4th ईयर कंप्लीट करने जा रहे हैं, वो एलिजिबल है। ठीक है, दूसरा, जो स्टूडेंट बीएसएमएस में है,
जो स्टूडेंट BSMS में, और वो भी 4th ईयर में, जैसे NIT में, कुछ NITs में BSMS होता है, आइजर्स में BSMS होता है, NISER में BSMS होता है, और वो 4th ईयर में है, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, इसके साथ साथ जो BS कर रहे हैं सिर्फ, जैसे IIT कानपुर में 4 ईयर BS प्रोग्राम है, IIT बॉम्बे में 4 ईयर BS प्रोग्राम है, और ये 4 ईयर BS प्रोग्राम वाले जो फाइनल ईयर में हैं वो भी एलिजिबल हैं। साथ ही साथ जो किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी कॉलेज में हो, और 3 ईयर BSc ऑनर्स फिजिक्स कर रहे हैं, 3 ईयर BSc ऑनर्स फिजिक्स, नॉट पास और प्रोग्राम वाले एलिजिबल नहीं है। यानी जो BSc जनरल के कोर्सेज कर रहे हैं, यानी जिनके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज होते हैं, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैट्स, ये सब एलिजिबल नहीं है। BSc प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल नहीं है। ये वही एलिजिबल हैं जो BSc ऑनर्स कर रहे हैं। ऑनर्स का मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपना डिग्री जो है कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे वो BSc ऑनर्स फिजिक्स कर रहे होंगे, या BSc ऑनर्स केमिस्ट्री कर रहे होंगे, या BSc ऑनर्स मैथ्स कर रहे होंगे। तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट BSc ऑनर्स कर रहे हैं, उनका कंप्लीट होने वाला है, वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, यहां पर मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। BSMS, इंटीग्रेटेड MSc और BSc ऑनर्स स्टूडेंट्स सब एलिजिबल हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड MSc और BSMS 4th ईयर वाले और BSc ऑनर्स फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि कितना परसेंटेज रिक्वायरमेंट होता है। बेसिकली एक एप्लीकेशन परसेंटेज होती है जो कि इतना परसेंटेज वाला ही अप्लाई कर सकता है। तो जिनके भी उनके फाइनल ईयर तक, जैसे BSc ऑनर्स फिजिक्स है तो 3rd ईयर तक मिला के 55% एंड अबव है, अगर वो जनरल और OBC कैंडिडेट है तो वो एलिजिबल है इस एंट्रेंस को देने के लिए, 55%। और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं, या फिजिकल विद डिसेबिलिटीज हैं, या डिफरेंटली एबल्ड हैं, वो लोग 50% के लिए एलिजिबल है। यानी 50% एंड अबव होगा तो वो लोग इस एग्जाम का एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी बता दी आपको, परसेंटेज बता दिया कितना रिक्वायरमेंट होता है। इसके बाद बात आता है कि बेसिकली BSc ऑनर्स के जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनका सिलेबस क्या होगा। देखिए, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है कि जेस्ट का एग्जाम भी मास्टर्स के स्टूडेंट भी देते हैं और बैचलर्स के स्टूडेंट भी देते हैं, तो सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन पेपर भी सेम आता है, बस कट ऑफ अलग अलग बनता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। जो सिलेबस मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए, वही सिलेबस आपके बैचलर्स के लिए भी है। आपको इस एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस आपको यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा मेरे स्क्रीन पर, और साथ ही साथ में इसकी PDF लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपके पास एक डिटेल्ड सिलेबस रहे। दिसंबर वाला एग्जाम तो अभी आप भरेंगे नहीं, आप भर सकते हैं जून वाला एग्जाम जो कि 2021 में होने जा रहा है, और आप लोगों का फाइनल ईयर का एग्जाम भी होगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, आपको इसे भरना चाहिए। जैसे गेट का भी अब आप लोग भर सकते हैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। जैम तो आप लोग दे ही रहे हैं, जेस्ट, TIFR और नेट भी अब आपके अपॉर्चुनिटी में ऐड हो गया है। एलिजिबिलिटी मैंने बता दी आपको, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आप पूछ सकते हैं मेरे से बार बार कि क्या सर मैं एलिजिबल हूँ, मैं आपको जरूर 1-1 रिप्लाई करके समझा दूंगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, सिलेबस भी मैंने बता दिया आपको। सिलेबस में जनरली क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट में कुछ एप्टीट्यूड्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और उसी पार्ट में, पार्ट ए में बेसिक क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के, क्लासिकल मैकेनिक्स के, क्वांटम मैकेनिक्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। फिर पार्ट बी में इन सभी सब्जेक्ट का एडवांस क्वेश्चंस होते हैं, जनरली। कंडेंस मैटर फिजिक्स भी आती है इसमें, क्योंकि मास्टर्स लेवल का ये एग्जाम है। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक बहुत सारे स्टूडेंट्स एज एन एग्जांपल है जिन्होंने अपने BSc ऑनर्स के दौरान ही नेट JRF क्वालिफाई कर लिया है, और उनको फायदा कैसे होगा वो अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। ठीक है, बुक्स जो है, बुक्स की भी जो पूरी PDF आपको दिख रही होगी यहाँ पर सामने में, बुक्स एक डेडिकेटेड बुक्स आपको ऑलरेडी कुछ पता भी हैं, जैसे ग्रिफिथ्स बुक है, ठीक है, जेटिली बुक होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मालविनो होती है, साडिकू होता है। ये सारी किताबें मैंने अपनी PDF बनाई हुई हैं, आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं। तो ये बस एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। ठीक है, जो लोग इसे सीरियसली लेंगे और जो बाकी 3 एग्जाम की सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैम, जेस्ट और गेट, वो इस एग्जाम को भी अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से जो है मेरे कांटेक्ट में, जिन्होंने BSc ऑनर्स के दौरान ही JRF, जो नेट JRF है, वो क्वालिफाई कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि इसका हमें फायदा क्या होने वाला है, क्योंकि हम तो BSc ऑनर्स के स्टूडेंट होंगे, तो क्या फायदा होने वाला है। देखिए गाइज, जो BSc ऑनर्स का स्टूडेंट है, वो क्वालिफाई करता है, जैसे मान लीजिए जून का एग्जाम देता है और वो क्वालिफाई कर जाता है, तो वो स्टूडेंट अपना JRF ले सकता है। JRF मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप ले सकता है
अगर वो इंटीग्रेटेड पीएचडी ज्वाइन करता है तो, ठीक है, इंटीग्रेटेड पीएचडी ध्यान रखिएगा। अगर कोई स्टूडेंट जो है बीएससी ऑनर्स के दौरान अपना नेट क्वालिफाई कर लेता है और वो एमएससी ना ज्वाइन करके, यानी 2 ईयर एमएससी नहीं ज्वाइन करता है, वो डायरेक्ट इंटीग्रेटेड पीएचडी, जैसे आपको पता है जेस्ट के थ्रू होता है, जैम के थ्रू आइजर्स में होता है, वो अपना जेआरएफ जो है क्लेम कर सकता है अपने इंटीग्रेटेड पीएचडी के दौरान। ठीक है, ठीक है गाइस, यानी जो लोग बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करते हैं वो अपना जेआरएफ क्लेम कर सकते हैं अगर वो इंटीग्रेटेड पीएचडी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि नेट का जो वैलिडिटी होता है वो 3 इयर्स का होता है जनरली। ठीक है, 3 इयर्स की वैलिडिटी होती है, यानी अगर आपने जून 2021 में क्वालिफाई किया तो जून 2024 तक आप जो है एडमिशन ले सकते हैं उस अपने रैंक के बेसिस पर, डिपेंडिंग अपॉन की नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उस टाइम कर कितने हैं और आप कितने स्टूडेंट्स के साथ कंपीट करके एडमिशन ले पाते हैं। तो जनरली आपको फायदा ही फायदा है, दोनों तरीके से फायदा है। अगर आप बीएससी ऑनर्स के बाद इंटीग्रेटेड पीएचडी भी ज्वाइन करते हैं तो भी बहुत ज्यादा फायदा है, और अगर आप बीएससी ऑनर्स करने के बाद 2 साल एमएससी भी करते हैं और तब जाके फिर पीएचडी में ज्वाइन करते हैं तो भी फायदा है, क्योंकि आपका 3rd ईयर आपका बीएससी पीएचडी का होगा, तब आप क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए कि आपने बीएससी ऑनर्स के दौरान किया और आपकी रैंक थोड़ी अच्छी नहीं है, जैसे 120 रैंक है, 120 रैंक है, और आप एमएससी में फिर दोबारा देंगे, क्योंकि ऐसी कोई लिमिट नहीं है, अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है, तो आप दोबारा देंगे। और एमएससी के स्टूडेंट भी दे सकते हैं इसको, 1st और 2nd ईयर किसी भी सेमेस्टर में वो दे ही सकते हैं। और आपकी अच्छी रैंक आ गई तो कितनी अच्छी बात होगी, आपको एटलीस्ट इन हैंड्स ऑन होगा कि किस तरीके से पेपर आता है जेआरएफ का, नेट जेआरएफ का। आप एमएससी में दोबारा ट्राई करेंगे और 2nd ईयर में भी दोबारा ट्राई कर सकते हैं, तो आपके पास एक तरीके से काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी रह जाएगी पीएचडी के दौरान। या आप अगर फर्स्ट टाइम ही इंटीग्रेटेड पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं और उस इंस्टीट्यूट को आप अपना जेआरएफ लेटर दिखा देते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होता है कि आपका जेआरएफ चालू हो जाता है, जो कि 32,000 के अराउंड स्टार्टिंग है, और फिर एसआरएफ हो जाता है आपका 35-36,000 पर मंथ जब आप पीएचडी में पहुंच जाते हो तो। ठीक है, तो ये चीज जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी, इंटीग्रेटेड एमएससी बीएसएमएस 4th ईयर वाले एलिजिबल हैं, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स फाइनल ईयर ओनली ऑनर्स स्टूडेंट कैन अप्लाई, ओनली ऑनर्स स्टूडेंट कैन अप्लाई, और 55% आपको चाहिए एप्लीकेशन के लिए अगर आप जनरल और ओबीसी हैं, और 50% चाहिए अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, इसके बाद सिलेबस की बात करें तो मैंने आपको बताया सिलेबस, डेडिकेटेड सिलेबस जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिलेबस में कोई ऐसा एडवांस चीज अगर हम बोलें तो कुछ चीजें होती है, जैसे कि परटर्बेशन थ्योरी ऐड हो जाती हैं जो कि जेस्ट में भी आती है, फिर आपका कंडेंस मैटर फिजिक्स एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, उसके भी क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ चीजें एडवांस चीज हो जाती है ऐड, मैथमेटिकल फिजिक्स में बेसल फंक्शन, हर्मिट फंक्शंस और एडवांस टॉपिक्स जैसे टेंसर्स वगैरह भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी एडवांस चीजें थोड़ी सी ऐड हो जाती है, जैसे पार्टीशन फंक्शन से भी हम आगे निकल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो कुछ चीजें काफी ज्यादा एडवांस हो जाती है, लेकिन जो स्टूडेंट मेरे को पता है कि जो जेस्ट और टीआईएफआर की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए थोड़ा आसान होगा, क्योंकि उसने ये एडवांस टॉपिक्स भी कहीं ना कहीं कवर कर रखी होंगी। ठीक है, तो ये सीएसआईआर नेट भी आपको फॉर्म भरना चाहिए, एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि नेट का पेपर किस तरीके से आता है और आप कौन से लेवल पर हो विदाउट स्टडिंग टू मच, यानी कि ज्यादा पढ़ने के बाद भी आप कितना रैंक ले आप। ठीक है, तो ये है। बाकी बात करें बुक्स की, हर नेट एस्पिरेंट्स के पास एक सबसे बड़ा हर्डल होता है, एक सबसे बड़ा बैरियर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस लेके आता है। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो जनरली फिजिक्स के स्टूडेंट्स को काफी बोरियत महसूस होती है कि ये चीज मैं क्यों पढ़ रहा हूं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सीएसआईआर नेट में इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही हैवी पोर्शन रखता है। हमेशा देखा जाता है कि 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं इस टॉपिक से। अगर हम बात करें गेट एग्जाम की तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट में भी इसके तकरीबन 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस कभी कभी आए हुए हैं, तो आप इसे मिस नहीं कर सकते, आप इसे लीव नहीं कर सकते। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अनअकैडमी स्टार्ट कर रहा है, कर चुका है ऑलरेडी, वो है आपका रिवीजन सीरीज। ठीक है, जिसमें कि आपको प्रैक्टिस कराई जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चंस के, इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक्स का भी रिवीजन हो जाएगा। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 14 दिसंबर से 6:30 PM से। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो ज्वाइनिंग लिंक है आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ज्वाइन करने टाइम आप हमारा जो कोड है AKJHA100 यूज कर सकते हैं। आप इसे ज्वाइन करिए और अपना रिवीजन एज वेल एज प्रैक्टिस काफी अच्छी तरीके से स्टार्ट करिए। ठीक है,
तो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दी है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम लिखे हुए हैं हर सब्जेक्ट के लिए। आपके पास नहीं है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने के लिए, अगर आपने अभी तक वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं पढ़े। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो सिर्फ जैम पे फोकस कर रहे होंगे, लेकिन अब इनको शायद अपॉर्चुनिटी पता करने के बाद शायद वो भी फॉर्म भरें, ठीक है ना। और इसके बाद मैंने आपको यूजफुलनेस बता दिया कि कहाँ यूज होता है ये नेट आपके। तो जनरली बीएससी ऑनर्स स्टूडेंट के लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी में ही अप्लाई होगा। अगर वो एमएससी में एडमिशन लेता है तो एमएससी के दौरान उसको कोई जेआरएफ नहीं मिलेगा, ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। आप वो चीज फिर पीएचडी के फर्स्ट ईयर में जब आप अप्लाई करेंगे, ध्यान रहे सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड होता है, ये नहीं कि आप उसके बाद 1 साल का गैप लेके फिर अप्लाई कर रहे हैं और फिर वो आप जेआरएफ क्लेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको उन्हीं 3 सालों के बीच में कहीं पर एडमिशन लेना होगा पीएचडी में, अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में नहीं लेते हैं तो, ठीक है। एमएससी के दौरान कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, आप कितना भी जेआरएफ कर ले नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बीएससी ऑनर्स के बाद इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेते हैं जैसे टीआईएफआर, आइजर्स, आईएएससी, तो आप शायद क्लेम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सिचुएशन इंस्टीट्यूट जो है वो अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई सा भी डाउट हो इसके अलावा कि सर ये चीज कैसे हुआ, क्या एलिजिबिलिटी या क्या और चीज बुक्स के बारे में, मेरे को नहीं लगता आपके पास कोई डाउट होगा। और अगर तब भी है पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है, मैं हर किसी का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो इतने अब आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, जो कि होने वाला होगा मेरे रिसर्च कि आप किस तरीके से एक रिसर्च पेपर को लिख सकते हैं और अपने हिसाब से, अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई भी थॉट प्रोसेस है, तो आप उसे लिख कर पब्लिश कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। और आपके पास एक ओपननेस रहेगा ताकि आप अपने आइडियाज को शेयर कर सकें। इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।